आज बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। अभी तक हमने देखा है प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, प्लेटो से पूर्व में जो न्याय सिद्धांत था उसका प्लेटो ने किस प्रकार खंडन किया, और उसके बाद में अपनी जो अवधारणा दी उसके बारे में हम इससे पूर्व वीडियो में देख चुके हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी वो हम देख चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत बताया है, जिसमें प्लेटो कहता है कि व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। इन 3 गुणों के आधार पर व्यक्ति का वर्ग तय होता है। वर्ग कैसे तय होगा कि उसका ये मानना है प्लेटो का कि आत्मा के प्रत्येक तत्व का एक विशेष कार्य होता है, और वो कार्य जैसे आत्मा का विवेक तत्व है, इसका कार्य उसने बताया है निर्देशन देना है, तो यह वर्ग शासक वर्ग में चला जाएगा। साहस जिसके पास ज्यादा है, जिस प्रधान गुण है साहस, उसका ये मानना है कि इन 3 गुणों में से एक गुण की प्रधानता होती है, 2 अन्य गुण होते हैं। तो जो प्रधान गुण है, आत्मा का जो मुख्य गुण है, उसके आधार पर व्यक्ति वो कार्य प्राकृतिक रूप से अच्छे से कर पाता है। इसलिए उसका ये मानना है कि हम उस व्यक्ति को यदि उसकी आत्मा का प्रधान गुण का ही जो कार्य दे दें तो वो बेहतर रिजल्ट दे पाएगा और एक आदर्श राज्य की स्थापना उसमें हो पाएगी। और इसी को उसने न्याय का दिया है कि हर व्यक्ति उसको जो भी कार्य आवंटित हो गया है, जिस वर्ग में वो चला गया है, उस वर्ग के आधार पर वो अपना कार्य ईमानदारी से करे। तो जो साहस है उसका कार्य उसने रक्षा का कार्य दिया था और सैनिक वर्ग बन जाएगा। इसी तरीके से जो तृष्णा तत्व है उसमें उसने बताया कि तृष्णा तत्व का मुख्य कार्य उत्पादन करना है और ये उत्पादक वर्ग बन जाएगा। तो समाज में 3 वर्ग होंगे, सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग। श्रेष्ठता के कर्म में वो निर्धारित करते हुए इसमें उसने माना है कि अन्य जो 2 वर्ग हैं वो विवेक के अधीन, जैसे आत्मा के तीनों तत्व विवेक के अधीन रहते हुए अपना बेहतर जीवन जी सकते हैं, वैसे ही आदर्श राज्य में विवेक के प्रतीक शासक वर्ग के नियंत्रण में रहकर ये दोनों और तीनों वर्ग आराम से राज्य को संचालित कर पाएंगे। तो ये था एक प्लेटो का न्याय सिद्धांत। आज हम देखते हैं इसकी आलोचनाएं, क्योंकि आपने देखा है कि प्लेटो जो मानता है वो हम ये नहीं कह सकते कि वो सारी चीजें सत्य है, या लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका विरोध किया है, बहुत से लोगों ने। तो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना का, उसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है, पहली जो आलोचना की जाती है वो ये है कि प्लेटो ने न्याय को केवल एक नैतिक अवधारणा के रूप में स्वीकार किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि न्याय को केवल आत्मा से जोड़ दिया, नैतिकता से जोड़ दिया, जबकि व्यवहार में हम देखें, यदि आधुनिक समय में हम देखें तो न्याय का एक कानूनी पहलू होता है। न्याय है वो केवल नैतिक अवधारणा मानना प्लेटो द्वारा, ये आलोचक इसको स्वीकार नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि न्याय केवल एक नैतिक धारणा नहीं है, कानून की शक्ति का यदि अभाव होगा तो निश्चित रूप से न्याय की जो नैतिकता के आधार पे जो धारणा है वो निष्क्रिय हो जाएगी। क्योंकि कानून, आप ये देखिए कि जब कानून है तो जहां कहीं भी कहीं कोई समस्या आती है हम कानून का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जब आपने लोगों की नैतिकता पे छोड़ दिया, लोगों की आत्मा पे छोड़ दिया, तो सबसे बड़ी समस्या उस समय आएगी कि मान लीजिए जो श्रेष्ठ गुण है वो अपने से निम्नतर गुणों पर नियंत्रण करेगा, जैसा कि ये कहता है कि विवेक द्वारा अन्य वर्गों के ऊपर नियंत्रण, उसे मार्गदर्शन दिया जाएगा। लेकिन नियंत्रण की जब तक कानूनी व्यवस्था नहीं होगी, जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि नियंत्रण किस प्रकार का होगा, किन मामलों में नियंत्रण होगा, नियंत्रण का तरीका क्या होगा, तब तक, और नियंत्रण यदि नहीं माने तो उस स्थिति में क्या होगा, ये सारी व्यवस्था यदि कानूनी रूप से नहीं इनका कहीं कोई किया गया है तो प्लेटो की न्याय की व्यवस्था है वो कामयाब नहीं हो सकती। तो आलोचकों ने इस दृष्टि से भी इसका काफी विरोध किया है, उसकी आलोचना की है। उनका ही मानना है कि यदि कानूनी स्थिति नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, आज हम देख रहे हैं इतने कानून लिखे हुए हैं, उसके बावजूद भी अनेक बार आधुनिक समय में हम देखते हैं संवैधानिकताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, संविधान क्या कह रहा है,
और संविधान की रक्षा के लिए माननीय हमारे यहाँ जो न्यायालय है वो उसके बारे में फैसला देते हैं, बताते हैं कि संविधान की वास्तविक इच्छा क्या है। तो आज भी सब कुछ लिखा होने के बावजूद भी कई बार भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि कानून क्या कहता है, या अब यदि व्यक्तियों की नैतिकता पे आप छोड़ दें उस चीज को, तो स्वाभाविक है कि हम उस चीज को बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्लेटो का ये मानना कि केवल नैतिक है, आलोचक इस दृष्टि से भी उसकी आलोचना करते हैं कि यदि मान लीजिए ये जो तीन वर्ग हैं, इन तीन वर्गों के में आपस में अपने हितों को लेकर कोई टकराहट हो जाए, कोई संघर्ष उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में यदि कानूनी स्थिति नहीं है, यदि कानून नहीं बना हुआ है, यदि स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो फिर उसका फैसला कौन करेगा? कौन इस बात को देखेगा कि सही क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी नैतिकता के अनुसार कहेगा और अपने पक्ष के तर्क देगा, तो शायद सुनने वालों को लगेगा कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कानून क्या कहता है या वास्तविक व्यवस्था क्या है, इसका फैसला कौन करेगा? तो पहली आलोचना हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की इस आधार पर करते हैं कि प्लेटो द्वारा न्याय सिद्धांत को केवल एक नैतिक अवधारणा के रूप में स्वीकार करना सही नहीं है, क्योंकि न्याय कानूनी अवधारणा है और जब तक कानून का बल उसके पीछे नहीं है, कानून की शक्ति उसके पीछे नहीं है, न्याय को एक पर्याप्त तरीके से, अच्छे तरीके से लागू करना संभव नहीं होगा। दूसरा, जो हम यदि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को देखें तो एक दूसरी बड़ी जो कमी हमें नजर आती है, जो कमी आलोचकों को नजर आई है, वो है कि यह व्यक्ति स्वतंत्रता के विरुद्ध सिद्धांत है। आज हम देखिए, व्यक्ति ने जन्म लिया है, एक लिबर्टी उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। विकास के लिए उसे एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए, उसके सोचने का तरीका चाहिए, जहां व्यक्ति चयन कर सके उसे किधर जाना है, क्या करना है। लेकिन प्लेटो ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं देना चाहता है। यहां तक कि आप देखिए कि हमने देखा है कि व्यक्ति में कौन सा उसकी आत्मा का तत्व प्रधान है, इसका फैसला भी शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से राज्य ही करेगा कि व्यक्ति में किस गुण की श्रेष्ठता है या कौन सा गुण सर्वोपरि है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को राज्य का आवंटन भी कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। राज्य का आवंटन भी उसको, वर्ग का आवंटन भी उसको राज्य कर रहा है कि आप इस वर्ग में काम करेंगे, आपकी आत्मा का प्रधान गुण ये है। तो यहीं से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो उस पर कुठाराघात होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जो उदारवादी हैं स्पेशली वो बड़ा विरोध करते हैं, उदारवादी, या हम अभी आधुनिक समय के जो स्वतंत्रतावादी, जो स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले लोग हैं, कि इसमें केवल आपने देखा होगा कि न्याय सिद्धांत में व्यक्ति केवल समाज का एक अंग बन जाता है। एक समाज में जो वर्ग है उस वर्ग का एक अंग बन के केवल जो उसको समाज द्वारा, अपने वर्ग द्वारा जो कार्य आवंटित हुआ है उस कार्य को ही वो जिंदगी भर उसको करना है, जीवन भर उसी काम के पीछे उसको अपना सारा काम करना है। तो ये व्यक्ति के पास किसी प्रकार की लिबर्टी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज आपने ये देखा होगा कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में जो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें केवल वर्ग बना दिया गया है, उस वर्ग के लिए कुछ कर्तव्यों का आवंटन कर दिया गया है। यहां हम देखते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से बांध दिया गया है, अधिकार उसे नहीं प्रदान किए गए। उसके अधिकार क्या होंगे, इस बारे में प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो बिल्कुल मौन है। वो उसको केवल ये बताता है कि आपका ये वर्ग है और इस वर्ग की ये ड्यूटीज हैं, ये ड्यूटी आपको करनी है, ये न्याय की श्रेणी में आता है। तो यहां प्लेटो ने केवल, आप देखिए कि अधिकारों की एक तरीके से पूर्णतः उपेक्षा कर रखी है। कर्तव्यों को उसने बिल्कुल सर्वोपरि रखा है, व्यक्ति को अपना एक निर्धारित कर्तव्य करने के लिए बाध्य करता है, और वो उस न्याय सिद्धांत के माध्यम से ये मानता है कि व्यक्ति अपने आवंटित कार्य को ईमानदारी से करेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि एक व्यक्ति जिस वर्ग में शामिल हो गया वो व्यक्ति जीवन भर उसी वर्ग में ही काम करता रहेगा। चाहे, अब यहां समस्या ये है कि व्यक्ति के, हम देखते हैं कि यदि उसकी जीवन भर यदि आप एक ही एक काम कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का एक पक्षी विकास तो हो गया, लेकिन अन्य जो पक्ष हैं वो उसके अधूरे रह जाते हैं। तो यहाँ ये एक बड़ी चीज है कि प्लेटो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का बड़ा हनन करता है। आलोचकों का ये मानना है कि व्यक्ति को
केवल ड्यूटीज आवंटित करना ही न्याय है, ये व्यक्ति की लिबर्टी को कम करता है। तीसरी चीज हम देखते हैं जो वर्तमान में प्लेटो के प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है, वो है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रजातंत्र के विरुद्ध माना गया है। प्रजातंत्र में तीन बड़ी चीजें होती है, समानता, स्वतंत्रता और अधिकार। लिबर्टी के तीन बड़े स्तंभ हैं ये, समानता, स्वतंत्रता, न्याय वगैरह ये। लेकिन मूल चीजें हैं कि आपको हम प्रजातंत्र उसे कहते हैं जहां व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली हुई है, व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं, व्यक्ति को समानताएं मिली हुई है। लेकिन यहां तीनों ही चीजें देखने को नहीं मिल रही है। आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो वर्गीय आधार पर असमानता कर रहा है। व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों में बांटना, इसका मतलब है कि उसने व्यक्तियों को समानता के अधिकार से अलग कर दिया। समानता का जो अधिकार है उससे उसने बिल्कुल उसे अलग कर दिया। तो यहां पहला जो आलोचना, इसकी एक बड़ी आलोचना की जाती है कि प्रजातंत्र में समानता एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु होता है और प्लेटो इसी समानता को अलग कर देता है। वो तीन वर्गों में बांट देता है, हर वर्ग के उसने काम बांट दिए। काम बांटने के बाद में वो कहता है कि इसमें भी कुछ वर्ग हैं, शासक वर्ग को उसने विवेक का कारण होने कारण एक श्रेष्ठता का स्थान दिया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसमें प्रजातंत्र का जो समानता का जो कंसेप्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा हम बात करें तो अभी भी अपन ने पहले भी इसके बारे में बात की है कि प्लेटो के प्रजातंत्र में अधिकार और स्वतंत्रता, जिनके बारे में हम काफी विस्तार से बात कर चुके हैं, ये दोनों चीजें हैं, इनका भी काफी अभाव पाया गया है। इसी तरीके से हम देखें तो आलोचक ये भी कहते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो एक कुलीन तंत्री सिद्धांत है। मतलब कुलीन तंत्र में हालांकि जन्म के आधार पर भेद किया जाता है, उच्च कुल में जो लोग जन्म लेते हैं, उच्च वंश के जो लोग होते हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ जो प्लेटो का कुलीन तंत्र देखने को मिलता है वो भेदभाव मिल रहा है ज्ञान के आधार पे, कि व्यक्तियों में जिसमें ज्ञान ज्यादा है वो उच्च कोटि का है, उसको बड़े ज्यादा अधिकार दे रहा है। बाकी के लोगों को ज्ञान किस तरह का है, विवेक किस तरह का है, ये उसकी आत्मा के आधार पे उन्होंने एक तरीका बना दिया। लेकिन ओवरऑल उस व्यक्ति को ये मान लिया कि जिस समय एक एग्जाम का आयोजन होगा, जिस समय ये चयन होगा कि उस व्यक्ति में ज्ञान कितना है, उसके बाद में उस व्यक्ति पर स्थायी रूप से एक लेबल लगा दिया जाएगा कि उस व्यक्ति में इतना ही ज्ञान रहेगा। तो आलोचक ये भी मानते हैं कि विवेक है वो भी व्यक्ति में कम ज्यादा हो जाता है। कई बार व्यक्ति के निर्णय बड़े विवेकपूर्ण होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति विवेकपूर्ण व्यक्ति भी या विवेकवान व्यक्ति है वो भी कई बार गलत निर्णय ले सकता है। तो ये कई चीजों का इस पर आलोचक ये मानते हैं कि ये मानना बिल्कुल गलत है कि आप जिस दिन आपका टेस्ट लिया जा रहा है, जिस दिन आपका चयन किया जा रहा है, उस दिन यदि आपने अपने विवेक का ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पाए आप, तो आप सैनिक वर्ग में चले जाएंगे, आप उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे। या ये नहीं मानना कि व्यक्ति जिसमें आज विवेक में कमी है उसका कभी विवेक बढ़ाया नहीं जा सकता, तो ये भी मानना काफी गलत है कि एक बार व्यक्ति को वर्ग आवंटित हो गया। तो इस दृष्टि से भी कई आलोचक इसे ज्ञान के आधार पे कुलीन तंत्री सिद्धांत का भी नाम देते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज इसमें आप ये देखिए कि प्लेटो ने जो तीन वर्ग बनाए हैं उसमें उत्पादक जो वर्ग है उसको राजनीतिक अधिकार वो बाद में नहीं देता है, शिक्षा के अधिकार से भी वंचित कर देता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उत्पादक वर्ग को एक महत्वहीन वर्ग उसने बना दिया है। तो ये भी मानना गलत है कि एक ही समाज में तीन वर्ग हैं और वो तीनों वर्ग अपना अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अभी अपन मानते हैं कि हर व्यक्ति का काम इंपॉर्टेंट है, आज हर व्यक्ति का काम अपने अपने लिए महत्वपूर्ण है। एक टीचर का काम है वो टीचिंग के हिसाब से महत्वपूर्ण है, इसी तरीके से दूसरा मान लीजिए वहां कोई अन्य काम करने वाले हैं वो अपने काम के अनुसार महत्वपूर्ण है। तो हर व्यक्ति के काम की अपनी अपनी महत्व या अपना अपना महत्व होता है। लेकिन प्लेटो ने कुछ कामों को बड़े स्तर पर रखा है और उत्पादक वर्ग को यदि हम देखें न्याय के सिद्धांत को तो उसने काफी महत्वहीन बना दिया है। तो ये इस आधार पर भी आलोचक प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हैं। अगली जो आलोचना की जाती है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की वो इस आधार पर की जाती है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसमें किसी प्रकार की दंड व्यवस्था नहीं की गई है कि कोई यदि कानून की पालना नहीं करे, यदि कोई व्यक्ति अपने आवंटित कार्यों को नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को सजा कौन देगा, उस व्यक्ति को बाध्य कैसे किया जाएगा,
कि वो अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन करे। जैसे मान लीजिए अपन देखें कि न्याय के सिद्धांत में 2 चीज वो कहता है कि हर व्यक्ति अपने आवंटित कार्य को ईमानदारी से करे, नंबर 1। दूसरा वो कहता है कि हर व्यक्ति है वो दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करे। 2 चीज हो गई। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इन दोनों ही चीजों का विपरीत कार्य कर रहा है, न तो अपने आवंटित कार्यों को पूरा कर रहा है, या मान लीजिए वो दूसरे के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। कोई व्यक्ति एक्स ने वाई के काम में हस्तक्षेप कर दिया, अब उसको रोकेगा कौन? किस आधार पर उसको रोका जाएगा? यदि दंड की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मानव प्रवृत्ति है, जैसा कि आज भी मानते हैं, आलोचक भी मानते हैं कि व्यक्ति प्रायः अपने स्वयं से इतना नियंत्रित नहीं होता है जितना वो बाह्य दंड के प्रभाव से नियंत्रित होता है। बाह्य बल का यदि उसको डर होता है, एक भय होता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आचरण को संयमित करता है, अपने आचरण को इस तरीके से बनाता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। यदि व्यक्ति को ही हम खुला छोड़ दें, ये निर्णय लेने के लिए वही काम करे, वो अपना काम करेगा, कोई दूसरा उसको देखने वाला नहीं है, तो हम ये बात नहीं कह सकते कि 100% व्यक्ति हैं वो इस तरह के होंगे जो ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे या दूसरों काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इस आधार पर भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इसी प्रकार इनमें आपस में संघर्ष होने की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। यदि प्रभावशाली दंड व्यवस्था नहीं होगी तो समाजों के बीच में एक संघर्ष हो सकता है। अगली जो आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, और स्वाभाविक भी है कि आत्मा में मौजूद सभी तत्व यदि मिलकर उनके हमें व्यक्ति के गुणों का विकास करना है तो उसे अपने सभी तत्वों का विकास करना पड़ेगा। अब उसे आपने एक गुण तक छोड़ दिया, प्लेटो कहता है कि नहीं, केवल जो उसका एक गुण है वो वही कार्य करेगा। तो केवल आत्मा के प्रधान गुण के आधार पर केवल उसी तत्व को डेवलप करता रहे, उसी तत्व का विकास करता रहे, तो बाकी जो तत्व है वो उसके व्यक्तित्व में उन तत्वों का कम दिखाई देना, व्यक्तित्व के जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ 2-4 आलोचनाएं और बची है उनकी, और प्लेटो के न्याय सिद्धांत के महत्व की।